नमस्कार, स्वागत है आपका। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत सत्य पे सत्ता यानी 7 खबरें, दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज सबसे पहले आपको उन लोगों से मिलवाएंगे जिन्हें मुस्लिम महिलाओं को हक मिलने से दर्द होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं पति से गुजारा भत्ता ले सकती हैं, लेकिन अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके विरोध में आ गया है और शरीयत वाली दलीलें दे रहा है। फिर सत्ता में आपको विवादों वाली ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर से भी मिलवाएंगे, जिन पर पद के दुरुपयोग और फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। आज वो डिमांड लिस्ट भी देखिएगा जो पूजा खेड़कर ने ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले ही पेश कर दी। फिर चाय के शौकीन लोगों के लिए एक बहुत चिंताजनक नोटिफिकेशन। जो चाय आप पी रहे हैं वो 100% शुद्ध है। अब इसकी गारंटी को लेकर प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलावट वाली चाय पत्ती को लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया। आज प्रधानमंत्री मोदी ने बजट से पहले एक अहम बैठक भी की है। इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ नीति आयोग के वाइस चेयरमैन और कई अर्थशास्त्री भी शामिल हुए। बजट 23 जुलाई को संसद में पेश किया जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी केस को लेकर सुनवाई टल गई। अब अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। इस बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया उसमें कहा गया है कि नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के सबूत नहीं मिले। वैसे 2006 के रेलवे भर्ती पेपर लीक केस में एक बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। गैंगस्टर कोर्ट ने 2 विधायकों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया। ये विधायक हैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के बेदीराम और निषाद पार्टी के विपुल दुबे। हालांकि एमएलए बेदीराम का कहना है कि आरोप साबित हुए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। और पाकिस्तान को भारत ने एक बड़ा झटका दे दिया है। सूत्रों के अनुसार बीसीसीआई ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के मैच खेलने से इनकार कर दिया है। बोर्ड अब इसे लेकर आईसीसी से बात करेगा और मुमकिन है भारत के मैच अब दुबई या श्रीलंका में खेले जाएं। पहले 1 मार्च को लाहौर में भारत और पाकिस्तान का मैच होना था। सत्ता में आगे बढ़ते हैं एक सवाल के साथ, ध्यान से देखिएगा। सवाल यह है कि देश में शरिया कानून का वजन ज्यादा है या मुस्लिम महिलाओं के अधिकार का वजन ज्यादा है? जो मुस्लिम अधिकारों की बात करते हैं उनको इस सवाल का जवाब जरूर देना चाहिए या फिर सोचना चाहिए। इस सवाल की जड़ में सुप्रीम कोर्ट का बुधवार का वो फैसला है जिसमें अदालत ने कहा था कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी अपने पति से गुजारा भत्ता लेने की हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 के तहत यह निर्देश दिया था, लेकिन देश के कई मुस्लिम संगठनों और शरिया कानून की वकालत करने वाले मुस्लिम धर्मगुरुओं को यह निर्देश किसी कांटे की तरह चुभ रहा। सत्ता में आज संविधान और कानून पर सवाल उठाने वाले धर्मगुरुओं से मिलवाएंगे। वैसे देश में कई ऐसे भी मुस्लिम धर्मगुरु हैं जो संविधान, कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को मानने को तैयार हैं और इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो मौलिक अधिकार, संविधान और कानून के मुकाबले धार्मिक कानून को सबसे ऊपर बता रहा है। तलाकशुदा महिलाओं के गुजारा भत्ते पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला शरिया कानून में दखल है। शरिया कानून का पालन करना संवैधानिक अधिकार है। गुजारा भत्ता लेना इस्लामी शरीयत के खिलाफ है। इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। यह मुस्लिम मर्दों के साथ नाइंसाफी होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि यह फैसला शाह बानो मामले का रेपिटेशन है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटीशन दायर करेगा। जल्द बोर्ड की लीगल टीम इस मुद्दे पर बैठक भी करेगी। जितने भी कानूनी और संवैधानिक रास्ते हैं उनको अपनाया जाएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहां हर धर्म का बराबर सम्मान होता है। सुप्रीम कोर्ट, संविधान, यहां के कानून सभी धर्मों से ऊपर है। लेकिन मुस्लिम बुद्धिजीवियों का एक वर्ग पर्सनल कानूनों से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं चाहता है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि शरिया कानून का वजन ज्यादा है या मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का। आज पूरे विमर्श का कांटा इसी सवाल पर झूल रहा है। किसी पक्ष का वजन ज्यादा है, क्या जायज है और क्या नाजायज है, इस पर बहस जारी है। बड़ी बात यह है कि मुस्लिम समाज के कुछ ठेकेदार तलाक से प्रताड़ित मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में आए फैसले का मान क्यों नहीं रखना चाहते। आप सुनिए कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये जो जजमेंट है ये बेसिकली शाह बानो का रिपीटेशन है। राइट। देखिए, हमारा मानना ये है कि जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक़ है, मुसलमान शरीयत कानून से गवर्न होता है।
तो ये जो कानून है कि आप CRPC के तहत कहें कि एक औरत जिसको तलाक हो गई है, शरीयत ये कहती है कि उसको इद्दत की मुद्दत तक, इद्दत होती है 3 महीने 10 दिन, उस मुद्दत तक के ही नफ़ा मिल सकता है, या मेंटेनेंस मिल सकता है, एलिमनी मिल सकती है। लेकिन ये कहना कि उसको लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस दिया जाए, ये शरीयत से कंट्रडिक्ट करता है। ये कि एक आदमी के साथ ज़िंदगी यानी रिश्ता ख़त्म हो गया, तो अब उस पर ये लायबिलिटी डालना कि वो ज़िंदगी भर उसकी गुजारा दे, ये कहाँ का इंसाफ है? कानून से कहाँ शरीयत में हस्तक्षेप हो रहा है, हम इसको जांचने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसके लिए हमारे पास में अवेलेबल प्रोविजंस क्या क्या हैं। शौहर से मेंटेनेंस लेना ये इस्लामिक शरिया के ख़िलाफ़ है। ये इस्लाम में ऐसा सिस्टम नहीं है और ये इससे एक मर्दों पर एक और ज़्यादा एक ज़्यादती होगी। जो मुस्लिम रीति रिवाज में है, मुस्लिम मामलात में है, मुस्लिम माशरे में है, उसमें ये तो है कि आप हक दें। हक वही होता है जब आप हक के हकदार हों। जब आप हक के हकदार होंगे ही नहीं तो वो माशरा आपको कहाँ से देगा, या वो शख्स आपको कहाँ से देगा? ये मुसलमान। ये बहस काफी लंबी चलेगी, लेकिन अब कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। आपको आज संक्षिप्त में यह जानना चाहिए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य के बीच कानूनी लड़ाई से संबंधित है, जिसमें याचिकाकर्ता मोहम्मद अब्दुल समद तलाकशुदा मुस्लिम महिला का पूर्व पति है। 15 नवंबर 2012 को मुस्लिम महिला ने पति का घर छोड़ा था। साल 2017 में महिला ने पति पर आईपीसी की धारा 498A और 406 के तहत शिकायत दर्ज कराई। 2017 में नाराज होकर पति ने महिला को तलाक दे दिया। 28 सितंबर 2017 को तलाक का सर्टिफिकेट भी जारी हो गया। पति ने महिला को इद्दत की अवधि तक 15,000 रुपए का भत्ता देने की पेशकश की। महिला ने इस पेशकश से इनकार कर दिया। मामला फैमिली कोर्ट पहुंचा। महिला ने CRPC की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता मांगा। यहां एक बात नोट कर लीजिए कि CRPC की धारा 125 अब मौजूदा वक्त में BNSS यानी भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 144 हो चुकी है। 9 जून 2023 को फैमिली कोर्ट ने 20,000 रुपए हर महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। फैमिली कोर्ट के फैसले को पति ने तेलंगाना हाईकोर्ट में चुनौती दी। 13 दिसंबर 2023 को हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का फैसला बरकरार रखा और हर्जाना 10,000 कर दिया। पति हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया। 10 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी तलाकशुदा महिलाओं को दूसरी शादी होने तक गुजारा भत्ता देने का फैसला सुनाया। बुधवार को फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BB नागरत्न ने तो यहां तक कह दिया कि अब वक्त आ गया है कि भारतीय पुरुष पत्नी के त्याग को पहचाने, बैंक में उनके जॉइंट अकाउंट खोलें। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मौलानाओं को तो चुभ ही रहा है, वहीं मुस्लिम महिलाएं इसका स्वागत कर रही हैं। बहुत ही बेहतरीन फैसला है मुसलमान महिलाओं के लिए, तो सबसे पहले मैं कहूँगी, क्योंकि उन लोगों के जो अधिकार हैं वो शरीयत के नाम पे छीने जाते हैं। जैसे गुजारा भत्ता है, वो कहते हैं कि इस औरत से हमारा रिश्ता नहीं है, हमारे साथ रह नहीं रही है, तो हम इसका गुजारा भत्ता क्यों देंगे। वैसे भी एक कॉमन लॉ होना चाहिए महिलाओं के लिए जो सबके लिए एक जैसा हो। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला किया है, ये वाकई में हक का फैसला किया है, बहुत अच्छा किया है। इससे आने वाले टाइम में दूसरी शादी या तीसरी शादी करते हुए 10 बार सोचेंगे। बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, ऐसे माएँ हैं जिनको मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है, चाहे वो डाइवोर्स हो, चाहे डिस्प्यूट है उनके साथ चल रहा। कई मर्द ऐसा सोचते हैं हमने इसको रखा है डिस्प्यूट पे, वहाँ से दूसरी शादी करते हैं तो उसको पूछते ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत खुशी हुई है और हर मुसलमान औरत बहुत खुश होगी इस बात से और उसको सराहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है हम लोग के हक में दिया है, मुस्लिम औरतों के हक में दिया है, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। एक तरह से उन औरतों के लिए पर भी हुआ जो जिनको 3 तलाक दे करके छोड़ देते थे, भत्ता नहीं देते थे। तलाक दे देते, बात छोटी मोटी बातों पे तलाक दे देते हैं, उससे वो लोग डरेंगे जब हमारे लिए जो है ना मुसीबत खड़ी होने वाली है, हमें राहत मिलने वाली नहीं है। अच्छा कानून निकाला है, जो पहले हमारे सरकार ने ट्रिपल तलाक निकाला था उसी पर ही ये निकाली है। तो इधर डबल हो गया ना, एक तो
सोने पे सुहागा हो गया, जैसे कि देखिए जैसे लोग अब आगे डर रहे थे ट्रिपल तलाक से, अब वो डबल डरेंगे। इस पूरे मामले में एक शब्द का जिक्र किया गया है, वो है इद्दत। आपको बता दें कि इद्दत एक इस्लामी परंपरा है। इद्दत का पालन एक मुस्लिम महिला को करना पड़ता है। पति से तलाक होने या उसकी मृत्यु होने पर मुस्लिम महिला को इद्दत का पालन करना होता है। इद्दत की अवधि के दौरान तलाकशुदा महिला को दोबारा शादी करने पर पाबंदी होती है। अगर किसी गर्भवती महिला का तलाक होता है तो वो विधवा होती है, तो बच्चे के जन्म के साथ ही इद्दत की अवधि खत्म हो जाती है। तलाकशुदा मुस्लिम महिला को भी उसके पूर्व पति ने इद्दत की अवधि तक ही गुजारा भत्ता देने की पेशकश की थी, जिसे महिला ने इनकार कर दिया था और मामला अदालत तक पहुंचा। मुस्लिम महिलाएं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश हैं। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 39 साल पुराने मामले का हवाला देकर इसका विरोध कर रहा है। इसे शाहबानो 2.0 बताया जा रहा है। आपको बता देते हैं कि आखिर आज से 39 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसकी चर्चा आज हो रही है, जिसका उदाहरण आज भी दिया जा रहा है। आपको याद दिला दें कि शाहबानो एक 62 वर्ष की मुस्लिम महिला थी जिनके 5 बच्चे थे। शाहबानो को 1978 में उनके पति ने तलाक दे दिया। शाहबानो ने पति से गुजारा भत्ता लेने के लिए अदालत में अपील की। इसके बाद जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तब तक 7 साल बीत चुके थे। 1985 में मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और शाहबानो के पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। इस फैसले के बाद भारत के कई मुसलमानों ने विरोध किया। उस दौर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नाम की एक संस्था बनाई गई थी। पर्सनल लॉ के समर्थकों ने भी सभी प्रमुख शहरों में आंदोलन करने की धमकी दी थी। इसके बाद 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने मुस्लिम महिला कानून के लिए एक कानून पास किया, जिसने शाहबानो मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को उलट दिया। आपको आज यह भी जानना चाहिए कि जो कानून 1986 में लाया गया था और आज जिस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, दोनों में अंतर क्या है। मुस्लिम महिला कानून 1986 के तहत 90 दिन तक गुजारा भत्ता दिया जाता है। बीएनएस धारा 144, जिसे आप सीआरपीसी की धारा 125 भी कह सकते हैं, इसके अनुसार दोबारा शादी होने तक गुजारा भत्ता देना होता है। इस मामले में सिर्फ धार्मिक चिंगारियां नहीं है, बल्कि राजनीतिक बयानबाजी भी जमकर हो रही है। फैसला ऐतिहासिक है और तमाम मुस्लिम महिलाओं के लिए एक राहत की एक गहरी सांस, और मुझे लगता है बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं की दुआओं का लिहाज है। आज का जो हम लोगों का रियलिटी है, हम लोगों के देश का, वो देख के एक औरत को मेंटेनेंस देना इसका जरूरत है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ये चीज लिए है। अगर किसी की बीवी करप्ट है, उसके अवैध संबंध है लोगों से, और उसके बाद उसने उसे तलाक दे दी और उसके बाद वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है, तो क्या उसको भी भत्ता दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट को इस पे विचार करना पड़ेगा कि तलाक की वजह क्या है। देखो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले पर हमारी पार्टी प्रतिक्रिया नहीं दी। जो उनके फैसले हैं वो सभी पक्ष स्वीकार करते हैं, इसीलिए सबको गंभीरता के साथ इस पर बातचीत कर दीजिए। न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने आज अपने निर्णय के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि इस देश का संविधान शरीयत की तुलना में श्रेष्ठ है और समता के आधार पर हर महिला को जो है वो मेंटेनेंस मिलना चाहिए। धर्मों के अलग अलग मानदंड हैं, हर धर्मावलंबी के अलग कायदे कानून हैं। बावत भी अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय किसी धर्म विशेष महिला के संदर्भ में आया है, उनके रक्षा के संदर्भ में आया, तो न्यायिक निर्णय है, इस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, हम इसका बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि ये जो कानून है ये फौजदारी का कानून है और फौजदारी का कानून हिंदुस्तान में सारे नागरिकों के ऊपर लागू होता है। विदेशों में इस मुद्दे पर क्या कानूनी व्यवस्था है, इसे भी देख लेते हैं। फ्रांस में विवाह कानून 2006 धार्मिक व्याख्याओं पर आधारित नहीं है। तलाक के बाद पत्नी को गुजारा भत्ता देने का दायित्व होता है। लंबी विवाह अवधि या बच्चे होने पर अधिक गुजारा भत्ता देना होता है। जर्मनी में तलाक के बाद महिला को गुजारा भत्ता देना होता है। ये आय, जीवन स्तर, लंबी विवाह अवधि या बच्चों की मौजूदगी पर आधारित होता है। ये भी धार्मिक व्याख्याओं पर आधारित नहीं।
यूके में मैट्रिमोनियल कॉज एक्ट 1973 है। इसमें तलाक के बाद पत्नी को स्पाउसल मेंटेनेंस का भुगतान करना होता है। यहां भी धार्मिक आधार नहीं है, बच्चे होने पर गुजारा भत्ता ज्यादा देना पड़ता है। इसी तरह अमेरिका में भी तलाकशुदा महिला को गुजारा भत्ता देने का प्रावधान है। कुछ राज्यों में मुस्लिम महिलाओं के लिए पर्सनल लॉ के तहत भी फैसले होते हैं, लेकिन अगर कोई चुनौती देता है तो अंत में राष्ट्रीय कानून के आधार पर ही अंतिम फैसला होता है। इस सबके बीच में अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। शरिया कानून वाली दलीलों के बाद सत्ता में अब हम पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता की बात करते हैं। आपने बॉलीवुड की कई फिल्मों में किसी न किसी किरदार को अदालत में भगवत गीता पर हाथ रखकर एक संवाद बोलते सुना होगा। गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। फिल्मों में भगवत गीता के साथ ये दृश्य इसलिए फिल्माए जाते थे क्योंकि भारतीय समाज और संस्कृति में श्रीमद् भगवत गीता का अलग ही स्थान है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ भारत में ही नहीं, तस्वीर देखिए, बल्कि विदेशों में भी इस पवित्र ग्रंथ की कस्में खाई जाती हैं। लोग इन्हें हाथ में लेकर शपथ लेते हैं और फिलहाल यह काम किया है 27 साल के एक ब्रिटिश सांसद ने, जिनका नाम है शिवानी राजा। ब्रिटेन के सत्ता परिवर्तन के बाद जब बुधवार को ब्रिटिश संसद में सांसदों का शपथ ग्रहण चल रहा था, तब ब्रिटेन की सांसद शिवानी राजा ने श्रीमद् भगवत गीता को अपने हाथों में लेकर शपथ ली और उनका यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। भगवत गीता हाथ में लेकर शपथ लेने वाली शिवानी राजा उसी ब्रिटेन की सांसद है जहां 14 साल के बाद सत्ता बदली है और अब यहां लेबर पार्टी का शासन शुरू हो चुका है। लेकिन ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी की सांसद शिवानी राजा ने एक नया ही कीर्तिमान बनाया। 27 वर्ष की शिवानी राजा भारतीय मूल की हैं और मौजूदा वक्त में ब्रिटेन के सबसे युवा सांसदों में से एक है। शिवानी ने ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को लीसेस्टर ईस्ट सीट से जीत दिलाई है। लीसेस्टर ईस्ट ब्रिटेन का वो हिस्सा है जिसे लेबर पार्टी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन 37 वर्ष बाद यहां कंजर्वेटिव पार्टी जीती है। ब्रिटेन की सांसद शिवानी राजा के माता पिता 1970 के दशक में गुजरात से लंदन गए थे और सबसे खास बात यह है कि शिवानी राजा लंदन में रहकर आज भी सारे हिंदू रीति रिवाजों का अनुसरण करती हैं और 27 वर्ष की उम्र में सांसद बनना शिवानी राजा के लिए एक बहुत बड़ा पल है और इस खास मौके पर भी उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता को अपने साथ रखा और इसकी शपथ ली। लेकिन आज हमने इस खबर पर आपके लिए एक बहुत ज्ञानवर्धक पूंजी तैयार की है। आखिर भगवत गीता पर हाथ रखकर कसम खाने की परंपरा शुरू कहां से हुई? क्या आज भी कोर्ट में गीता पर हाथ रखकर कसम खाने के बाद बयान दर्ज होते हैं? आज हम आपको ऐसे बहुत सारे दिलचस्प सवालों के जवाब देने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। दरअसल श्रीमद् भगवत गीता की कसम खाकर बयान देने का चलन मुगलों के दौर में 18वीं सदी में शुरू हुआ था। ध्यान दीजिएगा, मुगल शासकों का मानना था कि लोग अपनी पवित्र पुस्तक की शपथ लेकर झूठ नहीं बोलेंगे। इसीलिए उस दौर में हिंदुओं को श्रीमद् भगवत गीता के साथ गंगा जल भी हाथ में देकर शपथ दिलाई जाती थी और अलग अलग धर्म के लोगों के लिए उनके धार्मिक ग्रंथ कसम खाने के लिए दिए जाते थे। हालांकि इसके बाद जब भारत में अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ तो वर्ष 1873 की बात होगी, तब भारतीय शपथ अधिनियम के साथ इस प्रथा को भी बदल दिया। हालांकि पिछले कुछ दशकों में आई कई बॉलीवुड फिल्मों में आपने देखा होगा कि अदालत में गीता की कसम खाने के बाद गवाह अपने बयान देते हैं, लेकिन क्या आज भी ऐसा होता है? वो भी सुनिए। दरअसल ब्रिटिश राज में वर्ष 1873 में इस प्रथा को बदल दिया गया, लेकिन इसके बाद भी देश के कुछ हाईकोर्ट में भगवत गीता की शपथ की परंपरा चलती रही। बॉम्बे हाईकोर्ट में तो वर्ष 1957 तक पवित्र पुस्तक की शपथ दिलाई जाती थी, लेकिन वर्ष 1964 में 28वें विधि आयोग की रिपोर्ट में यह मुद्दा उठा कि जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते वो धार्मिक ग्रंथों की शपथ लेने के बाद भी झूठ बोल सकते हैं। इसीलिए इस व्यवस्था में सुधार का सुझाव दिया गया और फिर भारतीय ओथ अधिनियम 1873 की जगह ओथ्स एक्ट 1969 पास हुआ और इसके बाद भारत में पवित्र ग्रंथ पर हाथ रखकर कसम खाने का सिस्टम 1969 में खत्म कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी फिल्मों में इस परंपरा को जारी रखा गया, लेकिन सच में अब ऐसा कहीं नहीं होता। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब किसी सांसद या मंत्री ने श्रीमद् भगवत गीता को हाथ में रखकर विश्वसनीयता और गोपनीयता की शपथ ली है। भारत से लेकर ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया तक ऐसा पहले भी हुआ है।
ब्रिटेन की सांसद शिवानी राजा जिस कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद हैं, उसी पार्टी के सांसद और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक खुद भी ऐसा कर चुके हैं जब उन्होंने ब्रिटिश संसद यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसद पद की शपथ भगवत गीता पर हाथ रखकर ली थी। गीता का महत्व और उसकी शक्ति का परिचय ऑस्ट्रेलिया की संसद में भी दिख चुका है जब भारतीय मूल के बैरिस्टर वरुण घोष ने भगवत गीता को अपने हाथों में लेकर सेनेटर पद की शपथ ली। शायद हमारे बहुत सारे न्यूज मित्रों को यह जानकारी नहीं होगी कि खुद प्रधानमंत्री मोदी भी अपने हाथों में भगवत गीता को लेकर शपथ ले चुके हैं। ये बात उस दौर की है जब नरेंद्र मोदी वर्ष 2001 और वर्ष 2012 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। तब उन्होंने अपने शपथ पत्र के साथ श्रीमद् भगवत गीता को हाथ में पकड़ा था। इसी तरह वर्ष 2021 में जब भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने और उनके सारे मंत्रियों ने भी अपने हाथों में भगवत गीता लेकर गोपनीयता की शपथ ली थी। लेकिन हमारे बहुत सारे न्यूज मित्रों के मन में यह सवाल होगा कि श्रीमद् भगवत गीता के साथ ही शपथ क्यों ली जाती है? इसके लिए रामचरितमानस या फिर दूसरे पवित्र ग्रंथों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? तो आपको बता दें कि भारतीय संस्कृति में भगवत गीता को विशेष स्थान प्राप्त है और इसे धर्म से परे विश्व मानवता का ग्रंथ माना जाता है। श्रीमद् भगवत गीता पूरी मानवता को कर्तव्य का संदेश देती है और इसे पढ़ने से आत्मनियंत्रण की शक्ति मिलती है। इसीलिए आज सत्ता में हमने आपके लिए इसी भगवत गीता से 7 सूत्र निकाले। भगवत गीता का पहला सूत्र, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। दूसरा सूत्र, किसी भी कल की चिंता ना करो बल्कि आज का आनंद लो, इस पल में जियो। इसी तरह जीवन में जो कुछ होता है उसकी कोई ना कोई वजह होती है। भगवत गीता में यह भी लिखा है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इसीलिए हम सबको अपने काम से प्रेम करना चाहिए। गीता का एक सूत्र यह भी है कि सफलता हासिल करने के बाद भी विनम्रता का भाव रखें। हमेशा क्रोध, लोभ, अहंकार का त्याग करके जीवन में आगे बढ़ें। और 7वां सूत्र, सच्चे और अच्छे मित्रों को जीवन में हमेशा अपने साथ रखें। और अगर इन सूत्रों का अनुसरण आप भी अपनी जिंदगी में करेंगे तो आपको अवश्य कामयाबी मिलेगी। सत्ता की अगली खबर ध्यान से देखिए, यह आप सबसे ताल्लुक रखती है और बहुत नजदीकी मामला है। यह उन सभी न्यूज मित्रों के लिए जो चाय के बड़े शौकीन हैं। चाय को बौद्धिक लोगों का पेय भी कहा जाता है। भारत में चाय के एक कप प्याले में दिलचस्प किस्सों और किरदारों की अदरक कुटी हुई होती है। यानी हमारे देश में चाय सिर्फ एक चाय नहीं बल्कि इमोशन है, एक एक्सप्रेशन है। लेकिन अब बाजार में आपकी भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले लोग भी आ चुके हैं। दूध में मिलावट की बात तो आप सब जानते होंगे, लेकिन क्या चाय की पत्ती में भी मिलावट हो सकती है? शायद किसी ने नहीं सोचा होगा, लेकिन अब इसे लेकर खतरे की घंटी बज रही है। आज इसी खबर पर हमने आपके लिए चाय के प्रति निश्चल प्रेम और चाय की बेईमान पत्ती वाला एक चार्ट तैयार किया। जैसे ज्यादातर लोगों के दिन की शुरुआत सुबह की एक कप चाय से होती है, लेकिन अब आपको यह भी सोचना होगा कि चाय में मिले केमिकल ने बीमार कर दिया तो क्या होगा। शाम को जब थक कर आप दफ्तर से घर लौटते हैं तो अक्सर ये बोलते होंगे एक कप चाय मिलेगी क्या, लेकिन अब आपको यह भी सोचना होगा कि चाय में नकली रंग हुआ तो क्या होगा। आप अपने दोस्तों से कहते होंगे चलो एक चाय हो जाए, लेकिन हमारी ये खबर देखने के बाद आप सोचेंगे कहीं उसमें कीटनाशक वाले डोज तो नहीं है। जब कोई मेहमान घर में आया हो और उससे चाय ना पूछो तो वो कहता है कि एक कप चाय तक नहीं पूछी, लेकिन हमारी ये खबर देखने के बाद आप ये भी पूछेंगे कि क्या चाय पत्ती घोटाला भी हो सकता है। कई नौजवानों के चाय के अड्डे होते हैं जहां वो दोस्तों से मुलाकात करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं चाय की कुछ चुस्की आपको डॉक्टर के पास भी पहुंचा सकती है। आपके लिए अक्सर बारिश भी चाय पीने का बहाना बन जाती है, लेकिन अब बाजार में ऐसी चाय भी आ गई है जिसे पीकर आप अपना सिर पकड़ लेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि चाय को लेकर कर्नाटक से एक बड़ी चिंताजनक खबर आई है। कर्नाटक में चाय इस वक्त फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जांच के दायरे में, क्योंकि खबरों के अनुसार फूड सेफ्टी अफसरों ने प्रोसेसिंग के दौरान चाय की पत्तियों और चूर्ण में बड़ी मात्रा में कीटनाशकों और रंगों के इस्तेमाल को पाया। इस खबर के बाद कर्नाटक हेल्थ मिनिस्ट्री ने उत्तर कर्नाटक के अलग अलग जिलों में 48 सैंपल्स जमा किए जहां चाय की खपत बहुत ज्यादा है। यानी आए दिन गिरने वाली बिल्डिंग्स और पुलों के निर्माण में बेईमानी की मिलावट और बहुत सारी खबरों में एजेंडे की मिलावट के बाद अब चाय में भी मिलावट की शुरुआत हो गई है। दरअसल पता चला है कि खाने पीने की
चीजें बनाने और बेचने वाले लोग रोडामाइन बी और कार्मोसिन जैसे फूड कलर्स का इस्तेमाल करते हैं जो काफी जहरीले माने जाते हैं। अब चाय में वो कीटनाशक और उर्वरक पाए गए हैं जो कैंसर की वजह बन सकते हैं। दरअसल किसी चाय पत्ती को पास करने के लिए FSSAI ने कुछ नियम बनाए हैं जिसमें चाय पत्ती को 34 पैमानों पर खरा उतरना जरूरी होता है और इसी के पास होने से उसे क्लियरेंस मिलता है। आमतौर पर असली चाय की पहचान पत्तियों के रंग और खुशबू से होती है, लेकिन कई बार उत्पादन के दौरान कुछ चाय की पत्ती इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाती। फिर इन्हीं खराब पत्तियों को खुशबूदार बनाने के लिए इनमें केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है और चाय पत्ती में रंग लाने के लिए फूड कलर्स का प्रयोग किया जाता है। और इस तरह मिलावट करके जो चाय पत्ती तैयार की जाती है वो कई बीमारियों की वजह बन सकती है। अगर केमिकल और कीटनाशक से तैयार की गई चाय का इस्तेमाल लंबे वक्त तक किया जाए तो मिलावट वाली चाय की चुस्की किसी के लिए भी बहुत रिस्की हो सकती है। जैसे इस तरह की चाय पीने से हाइपरटेंशन का रिस्क हो सकता है, लिवर को नुकसान पहुंच सकता है, किडनी पर असर हो सकता है और आगे चलकर यह बीमारी कैंसर की वजह बन सकती है। साथ ही आंतों के अल्सर की समस्या हो सकती है, उसका डर हो सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार इस चाय की वजह से गर्भवती महिलाओं और गर्भ में पल रहे बच्चों को भी नुकसान होने की आशंका होती है। आज इस खबर पर आपको सावधान करने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स से भी हमने बात की। इस पर एक रील। चाय 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 चलेगा, चाय बढ़िया मिलेगा। चाय पत्ती में अलग अलग किस्म के रंग और प्रिजर्वेटिव कीटनाशक मिले, इसके लिए कर्नाटक में FSSAI की प्रॉब्लम हुई। अब उसमें क्या क्या मिला? रोडामाइन बी। रोडामाइन बी एक कलरिंग एजेंट है, याद होगा आपको, कॉटन कैंडी पे हम लोगों ने चर्चा की थी पहले, मंचूरियन पे, फास्ट फूड पे, पोटैटो चिप्स और चिली चिप्स टाइप की चीज़ें जो होती जो लाल रंग दिखता था रोडामाइन बी की वजह से, वो कैंसर फॉर्मिंग एजेंट है। कलरिंग एजेंट जिसका इस्तेमाल कागज़, लेदर इंडस्ट्री इसमें होना चाहिए तो उसको फूड में इस्तेमाल किया। इसमें रोडामाइन बी जो अभी रिपोर्ट में आया है, कार्मोसिन, एजोडाई एक होती है, इस तरह की चीज़ें मिलाई जाती है जिसके कारण जो आप देखते हैं इंडिया में ये है सिस्टम की कड़क चाय पीने की। तो कड़क चाय पत्ती उबालने की वजह से नहीं, रंग की वजह से कड़क चाय, जिसका रंग ये आ जाता है। रोडामाइन बी, कार्मोसिन, टार्टराजिन, ये सारे जो डाई हैं, एजोडाई और रोडामाइन बी, ये कैंसर फॉर्मिंग एजेंट्स हैं। लिवर किडनी को डैमेज करता है, नर्व को टॉक्सिसिटी करता है और सबसे खास बात कि अगर गर्भवती महिलाएं इसको ले रही हैं तो बच्चों तक भी पहुंचता है और बच्चे जो पैदा होते हैं उसमें भी जीन की प्रॉब्लम आती है और बच्चे बड़े होते हैं उनको अलग अलग बीमारियां इंक्लूडिंग कैंसर हो सकता है। कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक का अत्यधिक इस्तेमाल किया जाता है चाय के बागान में, ये भी उनको मिला है। कीटनाशक इटसेल्फ कैंसर फॉर्मिंग एजेंट्स है। लेकिन चाय पत्ती को अगर कांस्टेंट फैक्टर माने तो ब्लैक पिए चाहे मिल्क पिए नुकसान सेम होगा। अगर चाय पत्ती में जैसे मैंने दिखाया कि रोडामाइन बी, टार्टराजिन, कार्मोसिन या इंसेक्टिसाइड्स है तो ब्लैक टी पिएंगे तो भी नुकसान है, मिल्क टी पिएंगे तो भी नुकसान है। इसलिए ज़रूरत है इस पे गुणवत्ता का सही परीक्षण करके ही पब्लिक कंज्यूमर के इस्तेमाल के लिए आना चाहिए। यानी मामला अब चाय पर चर्चा से बढ़कर चाय की पत्ती में मिलावट पर चर्चा तक आ गया। आपको शायद ये नहीं पता होगा, चाय ऐसा पेय पदार्थ है जिसका इस्तेमाल भारत में सबसे ज्यादा किया जाता है। यानी आप भारत को कृषि प्रधान देश के साथ अगर चाय प्रधान देश भी कहें तो शायद गलत नहीं होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में एक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 3 कप चाय पीता है। इस लिहाज से महीने में एक व्यक्ति 90 कप चाय पी जाता है और इस तरह सालाना औसतन 1095 कप चाय हो जाती है। और सोचिए ऐसे में अगर चाय पत्ती में बेईमानी वाली मिलावट की जाए तो उसका नतीजा कितना गंभीर होगा। मिलावट की एक और खबर की बात करते हैं और ये एक अलग तरीके की मिलावट है। सत्ता में अब आपको महाराष्ट्र के एक ट्रेनी IAS ऑफिसर से मिलवाते हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक ट्रेंडिंग में। ये देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि IAS ऑफिसर हैं, UPSC जैसी प्रतियोगिता में सफलता हासिल की है तो युवाओं के लिए रोल मॉडल होंगे, अपनी सफलता को लेकर चर्चा में होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूजा खेड़कर भर्ती में सर्टिफिकेट वाले फर्जीवाड़े, हाई फाई डिमांड लिस्ट
और अपने वीआईपी वाले नखरों को लेकर विवादों में। इन्हीं विवादों के बाद महाराष्ट्र सरकार ने पहले पूजा खेडकर का तबादला पुणे से वाशिम किया और अब तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। वैसे तबादले के बाद आज वाशिम कलेक्ट्रेट में पूजा खेडकर ने ज्वाइन भी कर लिया है और ये भी कहने लगी हैं कि फिलहाल वो खुश हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। विवाद की पहली वजह यह है कि ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने हाई फाई डिमांड लिस्ट रखी, जिसके व्हाट्सएप वाले सबूत भी हम आपको दिखाएंगे। दूसरी वजह यह है कि ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले गाड़ी, बंगला, केबिन की मांग की थी। तीसरी वजह है निजी ऑडी में लाल नीली बत्ती का इस्तेमाल किया था। और चर्चा की चौथी वजह है तबादला और सर्टिफिकेट पर बवाल। वाशिम में ज्वाइन करने के बाद पूजा खेडकर भले ही खुद को खुश बता रही हो, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो आगे उनकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। पूजा खेडकर पर दिव्यांग सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। आरोप यह भी है कि वो 6 बार टेस्ट के लिए बुलाने पर भी नहीं आई। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कोटे में पूजा खेडकर को नौकरी मिली थी, इस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पूजा खेडकर की संपत्ति और आर्थिक स्थिति इस कोटे से मेल नहीं खाती। पूजा की संपत्ति को लेकर गंभीर आरोप है। हलफनामे में उनके पिता की संपत्ति 40 करोड़ रुपए बताई गई है। यूपीएससी की कठिन परीक्षा का सिस्टम फूल प्रूफ माना जाता है, लेकिन यह मामला बहुत बड़ा संदेह पैदा करता है। कि प्रोफेशनल पीरियड में उन्होंने जिस तरह से का व्यवहार किया, किसी के कैबिन में घुसना, ज़बरदस्ती उसमें कैबिन में ऑफिस डालना, खुद के कार पर लाल दिया लगाना, इससे ये सब पता चला कि ये क्यों ऐसे कर रही है। तो सब पता चला कि ये मेरिट पे सिलेक्शन नहीं हुआ है, गलत तरीके से सिलेक्शन हुआ है, इसकी जांच पूरी होनी चाहिए। 6 फ्लैट, 1 लोखंडवाला में 6 दुकान की जो एरिया है वो 1,60,000 स्क्वायर फीट है। डायमंड 17 लाख की घड़ी। इनका अगर ऐसा लैविश लाइफस्टाइल है तो इनको किसी ओबीसी का या किसी दिव्यांग का हक छीनने का कोई अधिकार नहीं, और वो भी झूठे डॉक्यूमेंट सबमिट करके। I don't know what has gone wrong with him, UPSC. This is a civil service exam. People study for 2 to 3 years. And if this kind of malpractices are seen in the... India will be cut into a sorry film. ऐसी कोई भी IAS के ऊपर अगर आपत्ति होगी तो उसके ऊपर हमारी सरकार कार्रवाई करेगी ना। कोई भी लॉ के बड़ा नहीं है, कायदे से बड़ा कोई नहीं है, और जिसने कुछ भी गलत किया रहेगा ठीक इस हूटर की तरह इनके अपॉइंटमेंट को लेकर भी हूटर बज रहा है। खैर, अभी दीजिए इजाजत, हमारी रील्स को शेयर करिए। नमस्कार।